हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं वो बुक है हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिसीजंस। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट यूनिट को आज हम करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिसीजंस में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग वर्ड आया कहाँ से। तो मार्केटिंग वर्ड आया है मार्केट से। और मार्केट क्या होता है? मार्केट एक प्लेस होता है या फिर एक जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे दो बंदे होते हैं। एक तो होता है बायर और दूसरा होता है सेलर, और इन दोनों के बीच में होती है कुछ ट्रांजैक्शन यानी कुछ लेन देन। ठीक है, और वो जो लेन देन होता है उससे क्या हो जाता है, ऑनरशिप यानी जो स्वामित्व है गुड्स या सर्विसेज का, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेलर है और ये अपना ये जो पेन है ना, इस बायर को बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है। तो लेन देन हुआ, ठीक है, लेकिन बायर इसके बदले में, इस पेन के बदले में इसको क्या देगा? पैसे देगा। ठीक है, तो अब इस पेन की पहले ऑनरशिप इसके पास थी, यानी पहले मालिक था ये इस पेन का। और अब जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई, इसने इसको पैसे दिए, इसने इसको पेन दे दिया, तो ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो गई और इस बंदे के पास आ गई, यानी अब ये बंदा हो गया इस पेन का मालिक। ठीक है, तो इसमें ट्रांजेक्शन्स होती है बायर और सेलर के बीच में, और ट्रांसफ़र होती है ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कंपनी है, वो क्या करती है, मार्केट में अपने गुड्स और सर्विसेज बेचना चाहती है। और अपने गुड्स और सर्विस मार्केट में बेचना चाहेगी तो इससे उसको मनी मिलेगी, है ना। यानी वो मार्केट से कम्युनिकेट करती है, बातचीत करती है कि भाई मेरे को अपना गुड्स एंड सर्विसेज आपको बेचना है, मार्केट में बेचना है। और फिर वो मार्केट से उसको मनी मिलती है और फीडबैक भी मिलती है, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि भाई हमारा जो गुड्स या सर्विसेज हमने दी है वो कैसी रही, मतलब कि कंज्यूमर उनसे सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए, राइट। ओके, तो यहीं से डेफिनेशन निकलती है मार्केटिंग की और उसका मीनिंग निकलता है। तो वो क्या है? द इजेंस ऑफ मार्केटिंग इज अ ट्रांजेक्शन, कि मार्केटिंग ट्रांजेक्शन है, एंड एक्सचेंज इंटेंडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, जहाँ पे हम किसी भी बंदे, कोई भी मतलब ह्यूमन है, उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। और यहाँ पे 3 एलिमेंट होते हैं मार्केटिंग में। एक तो होता है मार्केटर, जो कि मार्केटिंग का काम करता है। दूसरा व्हाट इज बीइंग मार्केटेड, मतलब किस चीज़ की मार्केटिंग करनी है हमने। और तीसरा टारगेट मार्केट क्या होगा। ठीक है, वो जहाँ पे हमने मार्केटिंग करनी है वो कौन सा एरिया होगा। अब जो फिलिप कोटलर है, उन्होंने मार्केटिंग की एक डेफिनेशन दी है। मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजियल प्रोसेस। मार्केटिंग सोशल और मैनेजियल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, जहाँ से कोई भी एक व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है वो जो भी उनको जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है या जो भी चीज़ वो चाहते हैं वो उनको मिल जाती है। कहाँ से? मार्केटिंग से। थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद अदर, और यहाँ पे डिमांड क्रिएट करी जाती है, प्रोडक्ट ऑफर करे जाते हैं लोगों को, और साथ ही साथ प्रोडक्ट जो सर्विसेज है उनकी वैल्यू क्रिएट की जाती है, एक्सचेंज किए जाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स निकल के आए कि नीड क्या होती है, वांट क्या होती है। नीड मतलब ज़रूरत, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, और ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हमें पता चलेगा कि भाई हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें भूख लगी है, राइट, तो इसका मतलब हमें खाने के लिए कुछ चाहिए, हमें ज़रूरत है, वांट। अब वो नीड हमारी वांट कब बन जाती है? जब हमारे पास ऑप्शन हो कि हम क्या खा सकते हैं। द ह्यूमन नीड्स टेक शेप, जब हमारी नीड्स जो है वो एक शेप ले लेती है, आकार ले लेती है। तो हमारी हंगर, जो हमारी भूख है, उसको कौन ख़त्म कर सकता है? ब्रेड या फिर रोटी। ठीक है, और ये वांट डिमांड कब बन जाती है? जब हमारे पास बाइंग पावर हो, यानी पैसे हो। हम इसको जब तक हम इसको ये चाह रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ हमें खानी है, तब तक वो वांट है। लेकिन अगर हमारे पास उसको खरीदने के पैसे हैं यानी मनी है, तो वो हमारी क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट का आपको पता ही होगा, जैसे पेन हो गया, पेंसिल होगी, कुछ भी आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। एक्सचेंजिंग भी पता है, एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफ़र होना किसी चीज़ का, है ना, अदल बदल। फिर है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द कस्टमर एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ सेट ऑफ गोल्स, कि कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाई है उसको बताने का काम करती है ये वैल्यू। अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेंस जो है
वो आपकी परफॉर्मेंस के इक्वल है, मतलब जैसा आपने प्रोडक्ट अवेलेबल कराया कस्टमर उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई है तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। और उसकी एक्सपेक्टेंस ज़्यादा है कि भाई मेरे को तो इतना अच्छी क्वालिटी का चाहिए था, लेकिन आप जो है वो उसको उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, मतलब उसकी एक्सपेक्टेंस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस से कम है, कम है भाई। तो इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया थी और इतनी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, उससे भी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का आपने प्रोवाइड करा दिया उसको, तो इसका मतलब वो बंदा हाईली सेटिस्फाइड है। और एक वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन आप उतना परफॉर्म कर नहीं पाए, तो इसका मतलब वो डिससेटिस्फाइड है। उसके बाद आती है नेचर ऑफ मार्केटिंग। देखो भाई जो मार्केटिंग है ना उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही दे रखे हैं, ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे तो भी सही रहेगा मान लिया। तो नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है कि फर्स्ट कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मेन चीज़ है यहाँ पे, यानी गुड्स और सर्विस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक्सचेंज करी जाती है। इट इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड, कि इसमें कंज्यूमर की सेटिस्फिकेशन को ध्यान में रखा जाता है मार्केटिंग में, कि भाई वो सेटिस्फाई है या नहीं, तो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस है ये। इट स्टार्ट एंड एंड विद कंज्यूमर, यानी ये इसी कंज्यूमर से स्टार्ट होती है और इसी कंज्यूमर पे ख़त्म होती है, मतलब कंज्यूमर की वांट्स, नीड्स, डिमांड, उसके बेस पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे कि क्या उनको चाहिए, ठीक है, कितनी रेंज तक का चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, और फिर लास्ट में बेचते भी हम इसी को है। तो इसी से स्टार्ट होती है, इसी पे एंड हो जाती है। ये एक सिस्टम है, इसमें पहले रॉ मटेरियल डाला जाता है, हम अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करी जाती है, फिर आउटपुट, मतलब एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक वे से चलता है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड, और हमारा कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं मेन गोल होता है प्रॉफिट, लेकिन मार्केटिंग का गोल क्या है, क्योंकि कंज्यूमर पे बेस्ड होती है ना ये, तो प्रॉफिट अर्न करना और साथ में सेटिस्फिकेशन भी देना, उनको सेटिस्फाई हो जाए बस वो। इट इज़ गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को ये गाइड भी करता है, मतलब हमें ये सूचना देता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमने क्या चीज़ बनानी है, व्हेन टू प्रोड्यूस, और कब बनानी है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम गर्मियों के प्रोडक्ट अब बना के बेच दें सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में सर्दियों के ही प्रोडक्ट बिकेंगे, है ना, जैसे कंबल वगैरह या फिर कोट वगैरह। तो कब प्रोड्यूस करनी है, यानी वो टाइम क्या होगा, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस करनी कैसे है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है सारा काम। सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, यानी सारे फंक्शंस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट, क्योंकि इसमें कुछ एक फॉर्मूला, कुछ एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, और बाद में उन सारी टेक्निक्स को यूज़ करके उसको एक शेप दे दी जाती है, एक फॉर्म दे दी जाती है। सो इट इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोप क्या क्या है, कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, कि जो भी कंज्यूमर होगा उसकी वांट्स और नीड्स को स्टडी किया जाएगा, कि कंज्यूमर्स जो है वो चाहते क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं, कितने उसको प्राइस चाहिए, मतलब किस क्वालिटी का चाहते हैं। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को जानना चाहते हैं, मतलब उनका टेस्ट कैसा है, वो उनकी प्रेफरेंस क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें वो पहले प्रेफर करते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी में से क्या चीज़ वो प्रेफर करेंगे, राइट। और फाइनेंस भी देखा जाता है कि भाई आपके पास इतना फाइनेंस है कि आप उसको बना सको प्रोडक्ट को, या फिर कंज्यूमर की फाइनेंस कैपेबिलिटी कितनी है, वो चीज़ भी इसमें आ जाएगी, जिसको हम परचेजिंग पावर कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मार्केटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट की प्लानिंग और फिर उसको कैसे बनाएंगे उसकी डेवलपमेंट शामिल होती है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट को क्या ब्रांड नेम देंगे वो चीज़ भी आ जाती है। जैसे जो ब्रांड नेम होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल हर एक कोई जो भी बंदा है वो ब्रांडेड चीज़ खरीदना चाहता है। पैकेजिंग, मार्केटिंग के अंदर पैकेजिंग भी आ जाती है कि पैकेट जो है ना वो बढ़िया होना चाहिए, मतलब कवर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो कवर को देख के भी खरीदते हैं ना, तो पैकेजिंग बढ़िया होनी चाहिए। प्रमोशन एक्टिविटी की जाती है, जैसे कि उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तभी खरीदेंगे ना जब मतलब एडवर्टाइजिंग हम करेंगे, है ना, टीवी चैनल्स पे ऐड देंगे, नेट पे, या फिर जैसे भी हम ऐड वैड देंगे तो उससे प्रमोशन हो जाएगी उसकी। प्राइसिंग पॉलिसी भी यहाँ पे डिसाइड करी जाती है, और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले भी मैनेजमेंट में, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके स्कोप में शामिल होती है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स। सो जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्यों ज़रूरी है वो। तो टू सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है। बेटरमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि अगर हमें मतलब बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, क्योंकि ये कंज्यूमर की सेटिस्फिकेशन पे बेस्ड होता है ना कि कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई है, तो अगर हमें बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो बढ़िया हो जाएगा, वो बेटर हो जाएगा। दूसरा कि हमारी जो भी सोसाइटी है उसमें जितने भी रिसोर्सेज है उसी का यूज़ करते हैं हम,
है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने बाहर कहीं से मंगाया रिसोर्सेज, अपने आसपास के रिसोर्सेज को यूज़ करके ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज बेकार पड़े हैं उनका अच्छे से यूज़ हो जाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन्स की जो वांट्स है, इच्छाएं हैं, उनको सेटिस्फाई करने का काम करता है, तो सोसाइटी के लिए ऐसे हेल्पफुल हो गया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है और वो ये कर रहा है मार्केटिंग, है ना, तो उसकी तो ग्रोथ होगी भाई, वो तो बढ़ गया काफ़ी, और अब उसको और बंदे चाहिए एम्प्लॉय के तौर पे, तो इस समाज में से, इस सोसाइटी में से ही लेगा वो बंदे, तो उनको रोज़गार मिल जाएगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। स्टेबलाइजेज द इकोनॉमिक कंडीशन, और जब एक बिजनेस ग्रोथ करता है तो उससे पूरी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो स्टेबलाइज रहेगी, मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं जाएगी, पॉजिटिव वे में जाएगी। ओके, फर्म्स को क्या क्या प्रॉफिट होते हैं? सेल्स प्रमोशन, अब अगर आपने मतलब सही तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाया है, उसकी अच्छी तरीके से प्रमोशन वगैरह करी है, मार्केटिंग अच्छे से करी है, मतलब मान लेते हैं, तो फिर आपकी सेल्स जो है वो बढ़ जाएगी, सेल्स प्रमोट हो जाएगी। सेल्स प्रमोट होगी तो आप उसको विदेशों में भी तो सेल आउट कर सकते हैं ना, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और ऐसा होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो वो भी चीज़ आप लिख सकते हो। क्रिएशन ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, आपके जो प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप दे रहे हो तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेना चाहेंगे उसे। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, ये वही है स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन उससे रिलेटेड ही है कि भाई बैलेंस बना रहेगा बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इसमें भी इकोनॉमिक कंडीशन में भी और साथ ही डिमांड और सप्लाई में भी, है ना, मतलब जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी उसके हिसाब से। इंक्रीजिंग सर्वाइवलेंस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर पाएगा भाई एक मार्केट में, वो तब होगा जब अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो फर्म के लिए भी फ़ायदेमंद होगी अगर वो अच्छी तरह से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो। ओके, तो मार्केटिंग के अंदर ना ये जो टॉपिक है होलिस्टिक मार्केटिंग, इसको डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इसके जो सब पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि ये इसके सब पार्ट्स हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इनको पूछा गया है। लेकिन अगर इनको ठीक है सेपरेटली पूछा गया तो 2 मार्क्स में आ जाएंगे ये, लेकिन अगर इनको मतलब एक साथ पूछ लिया जाए या फिर क्वेश्चन पेपर में मान लेते हैं कि होलिस्टिक मार्केटिंग आ जाए, तो आपकी वैसे पूछा नहीं गया डायरेक्टली, तो इसीलिए मैं ये करा रही हूँ क्योंकि ये उस बिहाफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है? एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि होल ऑफ ए बिजनेस, यानी पूरे बिजनेस को एक साथ लेके चलती है। हाँ, जितने भी डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स हैं उनको एक सिस्टम के रूप में लेके चलती है, मतलब कि हर एक पार्ट को, हर एक सिस्टम को वो एक ग्रुप की फॉर्म में लेके चलती है, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, एक बिजनेस है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, एक सिनर्जी बना दी जाती है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, ताकि हम एक कॉमन मिशन या फिर जो कॉमन गोल है या फिर जो हमारा हम कस्टमर एक्सपीरियंस हमें चाहिए और हमारी जो ब्रांड इमेज है उनको हम अचीव कर सके, राइट। इसके लिए हम सारे जो पार्ट्स हैं, सारे जो सिस्टम का हिस्सा है, डिपार्टमेंट है, उनको एक साथ एक उसमें ले आते हैं। फिर इसके पार्ट्स मैं बता चुकी हूँ कि 4 पार्ट्स होते हैं, तो इनको आगे रीड कर लेते हैं। इंटरनल मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग क्या है? इंटरनल मार्केटिंग में आपका जो स्टाफ है ना उसको एक इफेक्टिव मार्केट प्रोग्राम के तौर पे लाया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा जैसे मान लेते हैं स्टाफ है, राइट, तो इसमें स्टाफ की रिक्रूटमेंट मतलब उसकी हायरिंग, उसको भर्ती करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, फिर उस स्टाफ के डेवलपमेंट के लिए कुछ करना, उनको मोटिवेट करना, इंटरनल उनको कम्युनिकेशन देना, है ना, कम्युनिकेट करना कि भाई आपको ये काम ऐसे करना है, तो वो सारी चीज़ें आती है इंटरनल मार्केटिंग में। फिर होता है नेक्स्ट रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट करता है 2 पर्सन्स के बीच में। 2 पर्सन्स कोई भी हो सकता है, कस्टमर और एम्प्लॉय हो सकता है, सप्लायर और एम्प्लॉय हो सकता है ना, या फिर मैनेजर और एजेंट हो सकता है, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, मतलब कोई भी 2 पर्सन या फिर 2 से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं इसमें। तो उनके बीच में म्यूचुअली सेटिस्फाइंग जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उसको क्रिएट करना। जैसे कि एक कंपनी का मैनेजर और दूसरा सप्लायर, अगर उनके बीच में अच्छे रिलेशन होंगे तो जब भी इस कंपनी को किसी भी चीज़ कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो वो जो सप्लायर होगा वो उसको जल्दी से प्रोवाइड करा देगा, है ना। या फिर एक मान लेते हैं एम्प्लॉय है, दूसरा कस्टमर है, तो कस्टमर के अगर इनके साथ अच्छी रिलेशन है तो वो लॉयल रहेगा, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं खरीदेगा। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप मार्केटिंग में आती है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि सारे जो
चैनल्स है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम एक यूनिफाइड मैसेज, मतलब एक सही मैसेज जो है वो डिलीवर कर सकें। ठीक है, इसमें बहुत सारे मार्केटिंग चैनल का यूज़ किया जाता है ताकि आप अपनी ब्रांड की यूसेज से रिलेटेड कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर कर सकें। समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। देखो, जैसे कि आपकी कंपनी, आप फिर आपका बिजनेस है और इसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। अब भैया आपका ये फला ब्रांड है और आप इस ब्रांड को बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हो कि भाई ये फेमस हो जाए, तो आप इन्फॉर्मेशन गूगल के थ्रू पहुंचा सकते हो, मैसेज के थ्रू पहुंचा सकते हो, यूट्यूब या फेसबुक के थ्रू पहुंचा सकते हो, टीवी के थ्रू पहुंचा सकते हो, या किसी एजेंट के थ्रू कि हमारा ये प्रोडक्ट खरीदो और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी ये क्वालिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट आपका है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। व्हेन वी कंपनसेट समवन ऑन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, जब हम किसी की परफॉर्मेंस के बेस पे कंपनसेट करते हैं कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो यानी बिजनेसमैन है जो क्या करता है, कोई भी उसका बिजनेस है, उसका कोई कंपनी है, कोई भी पार्ट है, या फिर जैसे घर ही लगा लेते हैं, है ना, उसका बेचने का ही काम है। फॉर एग्जांपल, उसको सेल करना चाहते हैं या रेंट करना चाहते हैं या रेनोवेशन करना चाहता है, तो जिस बंदे को वो ये काम देता है, जैसे रेनोवेशन का काम दे दिया उसने, तो वो देखेगा, परफॉर्मेंस मार्केटर को नियुक्त करेगा कि आप देखो, मैं आपको अपॉइंट करता हूँ, आप देखो कि ये काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो परफॉर्मेंस मार्केटर जो उसको गारंटी देता है कि जो भी ये काम देगा उसको चेक करेगा। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग परफॉर्मेंस चेक करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें आपको लीड्स वगैरह प्रोवाइड करता है ये किसी चीज़ से रिलेटेड, कि जैसे मेरा काम है, मेरे को सेल करना है या फिर रेंट का या रेनोवेशन का मैं काम करता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे बंदे जो कि खरीदते हैं या ऐसे बंदे जो कि रेंट पे लेते हैं, जो रेनोवेशन कराते हैं, तो ऐसी लीड्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। इसमें गारंटी देता है कि मैं आपको लीड प्रोवाइड कराऊंगा। ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सपर्टाइज लोग ही ऐसा कर सकते हैं, है ना, एक्सपर्ट पर्सन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये बंदा जो है वो लीड प्रोवाइड कराएगा, ऐसी लीड्स जो कि सेल, रेंट और रेनोवेशन से रिलेटेड है। इस बंदे को गारंटी देता है कि मैं आपको लीड्स प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे जैसे मान लेते हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस है इसका, ठीक है, तो ये अब घर बेचने, किराए पे देने, रेनोवेशन का काम करता है ये बिजनेस। तो ये कहेगा कि मैं ऐसे ढूंढ के लाऊंगा जो कि सेल करते हो, रेंट पे देते हो या रेनोवेशन करते हो, ऐसे लीड्स प्रोवाइड कराने की गारंटी देता है परफॉर्मेंस मार्केटर। तो ये होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाई आपकी, थोड़ा सा टॉपिक जो है आगे मैंने नोट्स बना रखे हैं, लेकिन जो है नेक्स्ट उसमें हम पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, जो थोड़ा बहुत रह गया। वैसे टॉपिक तो एक ही रह रहा है, कस्टमर वैल्यू और वैल्यू चेन एनालिसिस, ऐसा कुछ टॉपिक है। तो छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हो आप। एंड जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।